हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे सोशल स्टडी के अंतर्गत, पेडागोजी ऑफ सोशल स्टडी के अंतर्गत टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन करेंगे। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले लेक्चर के माध्यम से हिंदी टीचिंग में आपको काफ़ी कुछ बताया था। पेडागोजी इसके पाठ्य पुस्तकों के बारे में, टेक्स्ट बुक्स के बारे में डिटेल्स में बता रहा है। उसके बारे में आप चाहें तो वो भी लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये आगे हम बात करते हैं कि टेक्स्ट बुक क्यों इसका निर्माण किया गया, क्या आवश्यकता पड़ी इसके निर्माण के लिए। ठीक है, तो अगर ये तो सामान्यतः आप सभी जानते होंगे कि जो ह्यूमन नॉलेज है उसकी कुछ स्टेज होती हैं। ठीक है, तो मुख्यतः इनकी 3 स्टेज मानी गई हैं, 3 अवस्थाएं मानी गई हैं मानवीय ज्ञान की, ह्यूमन नॉलेज की। तो पहली है मानवीय, चाहे आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर सकते हैं। पहली स्टेज जो है वो मानवीय ज्ञान एवं अनुभवों को संचित किया जाता। पहली अवस्था में मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों को संचित किया जाता है, यानी कंपाइल किया जाता है। जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको इकट्ठा किया जाता है, कंपाइल किया जाता है। और दूसरी स्टेज है मानवीय ज्ञान तथा अनुभवों के का संचार किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है, जो नॉलेज है ह्यूमन नॉलेज और जो एक्सपीरियंस है उसका संचार करना, ट्रांसफ़र करना इधर से उधर। मान लो मुझे जो नॉलेज है मैंने आपको दिया, आपने सीखा, आपने नेक्स्ट बच्चों को दिया, पड़ोसी को दिया, सोसाइटी को दिया, समाज को दिया, है ना। तो उसका संचार करना, आदान प्रदान करना। और जो तीसरी स्टेज है वो है मानवीय ज्ञान में वृद्धि करना, तो ह्यूमन नॉलेज को बढ़ाना। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी बुद्ध कहते नहीं, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि इसको जितना आप पढ़ेंगे, जितना अध्ययन करेंगे, जितना ऑनलाइन स्टडी करेंगे, जितना सोसाइटी में जाएंगे, समाज में सीखेंगे, नया नया सीखेंगे, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि मनुष्य अपने ज्ञान एवं अनुभवों को संचित करता है। ज्ञान को संचित करने के कई सारे साधन हैं। जो नॉलेज है उसको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे साधन हैं, और इनके द्वारा जो है नई पीढ़ी और लोग आपके ज्ञान को ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, तो हालांकि अब वर्तमान का जो समय, आधुनिक समय है, वो टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेड हो गया है। तो उसमें भी आप देख रहे हो बहुत सारे चैनल, यूट्यूब चैनल बने हुए हैं, ऑनलाइन लेक्चर लोग दे रहे हैं फेसबुक पे, एफबी पे, उस पे। ठीक है, तो उसमें क्या है कि एक समस्या है कि अगर मान लो ऑनलाइन सारा कुछ रहेगा तो बहुत सारे स्थान ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं अभी भी कि जहाँ पर नेटवर्क की सुविधा नहीं है, ये लोगों के पास मोबाइल नहीं है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का भी इतना विकास भी नहीं हुआ है इंडिया में, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आती है कि वो उस ज्ञान को वो नहीं, या फिर आपने यूट्यूब चैनल किसी का एक्सपर्ट का बना हुआ है, जब तक वो लिंक नहीं देगा या उसके बारे में पता नहीं होगा तो वो जो है नई पीढ़ी उसको ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो वो भी एक साधन है। इसके अलावा जो साधन है वो उनको कंपाइल करने का, नॉलेज को, ज्ञान को, पुस्तकें हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जिन्हें पुस्तकालयों में रखा जाता है, लाइब्रेरियों में रखा जाता है। और शिक्षण अनुदेशन का प्रमुख जो साधन पुस्तकें ही होती हैं। जो पुस्तकों के द्वारा ज्ञान को संचित ही नहीं किया जाता, बल्कि इन पुस्तकों के माध्यम से नई पीढ़ियों को ज्ञान दिया भी जाता है। शिक्षण, एक टीचर जब अपने शिक्षण की तैयारी में क्या करता है, इनका प्रयोग करता है, और छात्र परीक्षा के लिए भी इसकी तैयारी के लिए इसका अध्ययन करते रहते हैं, स्वाध्याय के लिए भी इसका अध्ययन करते हैं, इसकी आवश्यकता रहती है। पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है, स्ट्रक्चर जो होता है करिकुलम का, उसको विकसित करने में भी विषय वस्तु के प्रकरणों की रूपरेखा तैयार की जाती है, परंतु उस प्रकरण या कंटेंट टॉपिक में कितनी पाठ्य वस्तु को सम्मिलित किया जाएगा उसका बोध नहीं होता है। विभिन्न स्तरों पर वही प्रकरण या वही कंटेंट सम्मिलित किए जाते हैं, परंतु उनके स्वरूप में महत्वपूर्ण अंतर होता है, और ये जो अंतर होता है वो पाठ्य पुस्तकों से स्पष्ट होता है। जो टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनसे क्लियर होता है, स्पष्ट होता है। इस प्रकार आप जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो पाठ्यक्रम की एक पूरक भी होती हैं।
क्योंकि जो कैरिकुलम है, पाठ्यक्रम है, कहीं ना कहीं उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तकें भी तैयार की जाती हैं, इसलिए वो पूरक मानी जाती हैं। पाठ्य वस्तु अगर पाठ्यक्रम का जो प्रारूप बिना पुस्तकों के अधूरा और पूर्ण नहीं होता है, पाठ्यक्रम का जो संपादन होता है वो भी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही होता है। पाठ्यक्रम तैयार हो गया और मान लीजिए बुक्स नहीं है, पुस्तकें नहीं है, तो वो जो शिक्षण उद्देश्य है या जिस उद्देश्य के कारण उसको पूरा बनाया गया है वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम अध्ययन करते हैं कि बात करते हैं उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। भारत में वैसे तो इसके बारे में लोगों ने बहुत दिया है, लेकिन जो इंडिया की हम बात करें, भारत में पाठ्य पुस्तकों का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। प्राचीन तथा मध्यकाल में जो पुस्तकों, आपको पता होगा प्राचीन काल में, वैदिक काल में या मध्यकाल में पुस्तकें ज़्यादा नहीं थी और उस समय जो लिखाई पढ़ाई होती थी वो किस पर होती थी? भोजपत्रों पर। भोजपत्र का नाम आपने सुना होगा, ये ताम्रपत्र पर और भोजपत्र के, भोज के जो पत्ते होते थे उस पर लिखा जाता था, और ये जो पुस्तकें थी वो हस्तलिखित होती थी। ठीक है, इनकी संख्या भी इतनी ज़्यादा नहीं थी कि वे प्रत्येक विद्यार्थी को उपलब्ध हो सके, मतलब इतनी संख्या नहीं थी उस समय कि प्रत्येक विद्यार्थी उसको पढ़ सके। ठीक है, इसी में इस काल में मौखिक शिक्षा की भी व्यवस्था थी। ये तो सब जानते हैं कि गुरुकुलों में लोग पढ़ते थे, जाते थे, तो सारी मौखिक ओरल एजुकेशन दी जाती थी, मौखिक शिक्षा दी जाती थी। जब कागज़ का आविष्कार हुआ तभी पुस्तकों की जो मनचाही प्रतियों में छपना संभव हो सका। जितनी इच्छा हुई, जब उसका आविष्कार हो गया कागज़ का आविष्कार, तो प्रिंटिंग प्रेस वगैरह धीरे धीरे बढ़ते रहे, विकास होता रहा और किताबें छपती गईं। ठीक है, तो देखा जाए तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उसके शासनकाल में और ब्रिटिश कालीन शासनकाल में सबसे पहला जो मुद्रालय था ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में, मुद्रालय 1824 में 1824 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था। इसका नाम था कलकत्ता शिक्षा प्रेस, कलकत्ता एजुकेशन प्रेस, और इसी से भारत में पुस्तकों की छपाई का काम आरंभ हुआ। ठीक है, और फिर 1854 में यानी 1854 में एक वुड के घोषणा पत्र, जो वुड का घोषणा पत्र आया था 1854 में, उसमें पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन की संस्तुति हुई। ठीक है, उन्होंने सुझाव दिया और अंग्रेजी, संस्कृत एवं फारसी में कुछ पुस्तकें भी प्रकाशित की गईं। ठीक है, सन 1882 ईस्वी में आ गया था, जो है भारतीय शिक्षा आयोग आया था उस समय, बाद में भारतीय शिक्षा आयोग आया था, तो उसमें उसने भी सुझाव दिया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग था यहाँ, ये सुझाव दिया था कि सन 1929 में 1929 ईस्वी में हर्टांग समिति भी आई थी, और 1936 से 37 में वुड एक्ट रिपोर्ट में भी पाठ्यपुस्तकों की रचना एवं सुधार के संबंध में बहुत सारे कोई इन समितियों में मतलब जो इससे संबंधित पाठ्यपुस्तकों से संबंधी कोई सुझाव नहीं मिलते हैं। लेकिन सन 1910 ईस्वी में के बाद भारतीय नेताओं ने शिक्षा की ओर से को ध्यान देते हुए तो दिया, परंतु वे पाठ्यपुस्तकों की समस्या एक अन्य बाधाओं के कारण नहीं पहुंच सकी। ठीक है, फिर सन 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार जब कुछ राज्यों में स्वायत्त शासन का प्रारंभ हुआ तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं ने पाठ्यपुस्तकों की रचना और सुधार पर भी ध्यान दिया। सन 1937 से 38 1937 से 38 ईस्वी की जो प्रथम आचार्य नरेंद्र देव समिति ने पाठ्यपुस्तकों के संबंध में बहुत सारे सुझाव दिए। ठीक है, और वो ये सुझाव थे, 2-3 मैं बता देता हूँ आपको। नंबर 1, प्रचलित पाठ्यपुस्तकों की नई आवश्यकताओं के अनुकूल पुनर्रचना की जाए, जो पहले से चली आ रही हैं और उनमें करेक्शन किया जाए, और जो नए समय के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार जिससे शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके नई पुस्तकों की रचना की जाए, पुनर्रचना की जाए।
नेक्स्ट था राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्ड इनका संपादन करे। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो गठित कमेटी है, बोर्ड है, वो इसका संपादन करे। ठीक है। और तीसरा सुझाव था इस बोर्ड के तत्वावधान में लेखकों द्वारा पुस्तकें भी लिखाई जाएं। जो राइटर्स हैं, एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ, उनके द्वारा भी पुस्तकों का जो है लेखन किया जाए, लिखाई जाए। और सन 1943 में 1943 में जनवरी में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद कैब के बारे में मैंने आपको बताया था, नहीं, हाँ, कैब के बारे में आपने पढ़ा है। तो उसमें केंद्रीय शिक्षा सलाहकार जो परिषद की एक बैठक हुई जिसमें बहुत सारे सुझाव दिए गए। जैसे पहला, पाठ्य पुस्तकों को 3 वर्ष से पहले न बदला जाए। ठीक है। एक पुस्तक अगर आज तैयार हो जाती तो आज से आगे 3 वर्ष तक वो कंटिन्यू चलेगी, उसके पहले नहीं बदला जाए, उसको कोई चेंजेस नहीं किए जाए उसमें। और जो सेकंड था इनका, वो कहा था पाठ्य पुस्तकों का जो मूल्य है, जो रेट है उसका उचित हो, जिससे प्रकाशक, पब्लिकेशन जो है छात्रों का शोषण ना कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का जो प्रकाशन है वो अच्छे और मान्य प्रकाशकों द्वारा हो। नेक्स्ट है, ये सुझाव थे उनके, पुस्तकें जो हैं योग्य लेखकों द्वारा तैयार कराई जाएँ, जो अनुभवी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, उनके द्वारा जो है बुक्स को तैयार किया जाए और लेखकों को प्रोत्साहन भी दिया जाए, उनका सपोर्ट भी किया जाए। फिर 1953 में दूसरी आचार्य एक नरेंद्र देव कमेटी गठित हुई। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 1953 में इसने पाठ्य पुस्तकों के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे कि इसने कहा था कि प्रधानाध्यापक और अध्यापक ही पाठ्य पुस्तकों को चुने। जो एक संस्थान है, विद्यालय है, उसके जो प्रिंसिपल और टीचर्स दोनों मिलके पाठ्य पुस्तकों को, टेक्स्ट बुक को चुनें, सिलेक्ट करें। ठीक है। और दूसरा इन्होंने कहा था कि किसी स्वीकृत पाठ्य पुस्तक की व्यवस्था की जाए और सरकार अच्छी पुस्तकों की व्यवस्था करे। और इन्होंने कहा था कि पुस्तक लेखन के लिए लेखकों को पर्याप्त समय मिले, उनको पूरा टाइम दिया जाए, सही है, जिससे कि वो एक अच्छी पुस्तक का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट है अच्छे लेखकों को पुरस्कृत किया जाए। ठीक है। जो अच्छे राइटर हों, कोई बुक अच्छी होती है, जैसे ज़्यादा पब्लिसिटी हो, जिसकी ज़्यादा वो मतलब इफ़ेक्टिव हो, अच्छी हो, तो उसको भी पुरस्कार दिया जाए ताकि वो उसे प्रोत्साहन मिल सके, कॉन्फिडेंस उसका बढ़ सके और नई पुस्तकों की रचना करने में उसको प्रोत्साहन मिल सके। नेक्स्ट है फिर सन 1952 में 53 में यानी 1952 टू 53 में मुदालियर आयोग की एक स्थापना हुई थी, माध्यमिक शिक्षा आयोग की। उसने जो है पाठ्य पुस्तकों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार लाने पर बल दिया। पाठ्य पुस्तकों से संबंधित एक समिति की रचना कर भी बल दिया। उसने कहा कि पाठ्य पुस्तकों को, टेक्स्ट बुक को जो तैयार किया जाए तो उससे संबंधित एक कमेटी गठित की जाए और जो कि सिर्फ पुस्तकों पर ही, टेक्स्ट बुक को, विभिन्न प्रकार की जो पुस्तक तैयार होती हैं उसका मूल्यांकन करे और मतलब पूरा जो भी उसकी देख रेख में हो, नई पुस्तकों का निर्माण हो, वो उसी की देख रेख में हो। फिर 1954 में फोर्ड फाउंडेशन के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय दल ग्रुप ने प्रचलित भारतीय पाठ्य पुस्तकों का निरीक्षण किया। उसने सुझाव दिया कि जो भारतीय सरकार प्रकाशन यानी पब्लिकेशन और लेखन संबंधी कुछ नियम बनाए और उन्हीं के अधीन प्रकाशक एवं लेखक पुस्तकें तैयार करें, परंतु सरकार इनके प्रकाशन का उत्तरदायित्व अपने हाथ में ना ले, मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में ना ले, कमेटी बना दे और उसको मतलब एक कमेटी का दिया और मतलब कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए कहा, ये सुझाव दिया था। उसके बाद जो कोठारी कमीशन आया था 1964 टू 66 में, 64-66 में कोठारी कमीशन जब आया तो उसने भी पाठ्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान दिया, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया और कहा था कि जो उच्च कोटि के जो विद्वान हैं, एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अनुभवी हैं, विषय विशेषज्ञ हैं, जिनको ज़्यादा अनुभव है, पुराने हैं, बुजुर्ग हैं, उनको वो पाठ्य पुस्तकों की रचना में रुचि नहीं लेते। संबंधी अधिकारी पाठ्य पुस्तकों की स्वीकृति एवं चुनाव में बेईमानी करते हैं। इस क्षेत्र में अनुसंधान या रिसर्च की, शोध की बहुत आवश्यकता है, ये इन्होंने सुझाव दिया था। पाठ्य पुस्तकों का जो प्रकाशन है वो सरकारी शिक्षा विभाग द्वारा किया जाए। ठीक है। तो ये इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है
और इस तरीके से जो है, हालांकि अब अगर वर्तमान समय की हम बात करें तो बुक्स की स्थिति ज़्यादा बुरी है, बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। जो योग्य अनुभवी शिक्षक हैं तो वो थोड़ा आलस भी करते हैं और उनकी बुक्स थोड़ा महंगी रहती हैं, कॉस्टली रहती हैं, तो लोग ख़रीद भी नहीं पाते हैं। पब्लिकेशन भी, और मार्केट में इतने सारे राइटर, इतने सारे लेखक आ गए हैं मार्केट में, इतने सारे पब्लिकेशंस आ गए हैं जिन पे कोई कसौटी नहीं है, कोई देख रेख नहीं है, गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है। तो वो जो है क्या करते हैं, सब कॉपीराइट करे जा रहा है, कोई चेक ही नहीं है, मूल्यांकन नहीं हो रहा है उसका। तो इस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसकी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी पाठ्यपुस्तकों का जो मीनिंग है, अर्थ है एवं परिभाषाएं। पाठ्यपुस्तक मानव की एक महत्वपूर्ण रचना है। अगर अर्थ की बात करें तो हम जो पाठ्यपुस्तक है वो एक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है। मनुष्य अपने अनुभवों, विचारों एवं अनुभूतियों का पुस्तक के रूप में संचय करता है। अगर हम अर्थ की बात करें तो ये इसका मीनिंग है पाठ्यपुस्तक का कि मनुष्य अपने अनुभवों, एक्सपीरियंस का, विचारों का, अनुभूतियों का, ज्ञान का पुस्तक के रूप में संचय करता है, इकट्ठा करता है, उसमें लिखता है। और पाठ्यपुस्तक ज्ञान संचय का साधन है जिसका लाभ नई पीढ़ी को होता है। पुस्तकों के माध्यम से संचित ज्ञान को शिक्षक अपने छात्रों को प्रदान करता है। मानवीय ज्ञान संचय एवं संचार का साधन पुस्तक हैं। आज के तकनीकी एवं कंप्यूटर युग में पुस्तकों के अतिरिक्त आधुनिक साधनों एवं माध्यमों का विकास हो रहा है, जैसे टेप रिकॉर्डर, मैंने अभी बताया था आपको, वीडियो टेप, फ्लॉपी, माइक्रोफिल्म, यूट्यूब चैनल, ये सब। लेकिन देखा जाए इसमें महापुरुषों को देखने व सुनने का अवसर भी मिलता है। यूट्यूब के चैनल से देखो, एक से एक एक्सपर्ट लेक्चर देते हैं। एफबी पे कुछ चैनल बने हुए हैं, फेसबुक पे। अगर जो बॉक्स है, आप नेट का यूज़ करें, मोबाइल का यूज़ करें, अगर इसका पॉजिटिव यूज़ करें अपनी एजुकेशन नॉलेज बढ़ाने के लिए, तो बहुत कुछ है नेट पे। आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप फेसबुक चलाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप फेसबुक चलाइए, बट उसमें जो है जो एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप हैं, जिन ग्रुपों में एक्सपर्ट लोग वो क्या करते हैं, लेक्चर देते रहते हैं। कभी कभी अच्छे उनका लेक्चर आता रहता है, उनको सुनिए, तो आपके ज्ञान का जो भंडार है वो बढ़ेगा। ज्ञान, आपका जो नॉलेज है वो उसमें बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आप जो फालतू, हाँ, हालांकि उसका यूज़ कीजिए पॉजिटिव फेसबुक का, तो उसमें देखा जाए तो आपके जो सोशल रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ते हैं, बन रहे हैं, लेकिन मिसयूज ना करें। ठीक है, तो यही है कि सही से अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो यहाँ नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, पाठ्यपुस्तक की डेफिनेशन। इसको कई लोगों ने डिफाइन किया है, विद्वानों ने। पहला है हैरोलिकर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हैरोलिकर, इन्होंने कहा है कि पाठ्यपुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। ठीक है, नेक्स्ट है वही आगे देखो, जो पाठ्यपुस्तक है वो ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं और विचारों, प्रवृत्तियों, ये सब इनको इकट्ठे करने का, इनको संचय करने का एक साधन माना है। और नेक्स्ट है हल और डगलस, इन्होंने कहा है अध्यापकों के अनुभवों एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्यपुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण आधार है। हालांकि देखा जाए तो प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक की अहम भूमिका होती है, और शिक्षक को आधुनिकतम ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से ही प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसकी उपयोगिता क्यों होती है, पाठ्यपुस्तकों की उपयोगिता के बारे में, यूटिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक। तो इसकी परिभाषाओं में से हम देख भी सकते हैं कि उपयोगिता का उल्लेख भी किया गया है कि एक अध्यापक के शिक्षण के नियोजन, प्लानिंग जो है व्यवस्था के लिए पाठ्यपुस्तक एक मुख्य साधन होती हैं, और पाठ्यपुस्तकों के शिक्षण की पूरक तथा सहायक भी होती है, माना गया है। जो टीचिंग है उसकी पूरक भी है। आपने लेक्चर लिया, एज ए टीचर आप क्लास में आते हैं, आप पढ़ा के चले आते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स आप मेन पॉइंट पढ़ाते हैं, डिटेल में आप ज़्यादा लिखने वाला नहीं सकते, तो वहाँ पर पुस्तकों की सहायता से बच्चे बाकी का शेष रहा हुआ अपना जो है अध्ययन वो पूरा करते हैं, और जो सेल्फ स्टडी भी करते हैं। और देखा जाए तो आप जो घर के लिए होमवर्क देते हैं बच्चे भी, उनको भी बुक्स की सहायता से पूरा करने में उनको आसानी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर B.S. ब्लूम ने भी कहा है कि इसकी उपयोगिता को लेकर के, यूटिलिटी को लेकर के कहा है कि सीखने अनुभवों के लिए समुचित परिस्थितियाँ पाठ्यपुस्तकों से ही उत्पन्न की जाती हैं और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है।
ठीक है। तो ये कुछ उपयोगिता कुछ पॉइंट्स बताए इन्होंने, बहुत सारे हैं, मैं बता देता हूँ मेन। जैसे पहला इनका पाठ्य पुस्तक शिक्षण प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करती है और शिक्षक का मार्गदर्शन भी करती है। कक्षा शिक्षण के प्रकरणों का अध्ययन जो है करने में अभ्यास के लिए अवसर भी मिलता है। पाठ्य पुस्तकों का परिवार एक साधन माना गया है और पाठ्य पुस्तकों के अध्यापकों को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी करने की सुविधा प्रदान करती है। पाठ्य पुस्तकें अध्यापन तथा छात्रों दोनों का समय बचाती है, मितव्ययी होती है, सही है। और देखा जाए तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से छात्र भी अध्ययन कर सकते हैं, गृह कार्य में जैसे मैं बताया आपको कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी उपयोगिताएं हैं। पाठ्य पुस्तकों में छात्र जो है स्टूडेंट्स विषय सामग्री के संदर्भ में पूर्ण निर्देशन प्राप्त होते हैं उनको, और पाठ्य पुस्तक में ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जैसे अब मान लीजिए कोई कंटेंट है तो उसका ऐसा नहीं है प्रकार टाइप्स और उसकी यूटिलिटी वगैरह सब पहले दे दी, मीनिंग बाद में दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी कंटेंट आप लेते हैं उसमें ढूंढते हैं बुक्स में, सबसे पहले उसका मीनिंग होगा, डेफिनेशंस होंगी, परिभाषाएं, उसकी विशेषताएं होंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, यूटिलिटी होगी, मतलब इस तरीके से सारा कुछ सिस्टमेटिक तरीके से लिखा हुआ होगा, ठीक है। और पाठ्य पुस्तकें जो है एक परीक्षा के समय भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं। ये उसकी नीड हो गई, उपयोगिता हो गई। और उपयोगिता को कुछ लोगों ने और बताया है, जैसे मैकाम्बर ने भी कहा है कि आधुनिक पाठ्यक्रम में पाठ्य पुस्तकें स्वयं साध्य बनाने की अपेक्षा शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोग देती हैं। और सेकंड है हॉर्न ने कहा है कि शिक्षण विधि एवं पाठ्यवस्तु के सुधार में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का स्थान सर्वोपरि है। नेक्स्ट क्रो ने कहा है, अकॉर्डिंग टू क्रो एवं क्रो, इन्होंने कहा है पाठ्य पुस्तकों का सीखने सिखाने की क्रियाओं में अन्य साधनों के साथ महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। तो इन्होंने डिफाइन किया है इसकी यूटिलिटी को, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं। थैंक यू।